हाँ जी, 10th क्लास। कैसे हैं आप सब? थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हो? बिल्कुल ऐसे टाइम पे नर्वस फील होगा आपको, क्योंकि आप पहली बार बोर्ड देने जा रहे हो और उसमें भी सबसे पहले कौन सा पेपर आ गया है? मैथ्स का। तो थोड़ा सा डर तो बनता है। कोई बात नहीं, आज मैं आपकी मदद के लिए लेके आया हूं टॉप 50 एमसीक्यू की सीरीज, जो मतलब डेफिनेटली वो या उनका जुड़वा भाई आपको एग्जाम में दिख सकता है। और ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, वो थोड़ी सी जल्दी रहने वाली है, क्योंकि विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना चाहेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वाली जो क्लास में हम यहाँ पे मेनली बात करने वाले 100 एमसीक्यूज की। लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो थंबनेल में 50 एमसीक्यू डाल रखा है, तो कुछ आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है। बेसिकली इन 100 एमसीक्यू में, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज 18 और 2 असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। तो यहां पे मेरे 20 के 5 सेट्स हैं। कितने सेट है? 5 सेट्स है। इसमें से 3 सेट हमारी कोशिश रहेगी कि इस क्लास में हम फिनिश कर लें, और 2 सेट जो है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। कहां से मिलेगा होमवर्क आपको? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और बाकी के जो बचे हुए 2 सेट है, मतलब 40 एमसीक्यूज जो है, उन पे एक बार नजर घुमा देना, क्योंकि अब आपके पास एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, और आपको जितना हो सके उतना एमसीक्यू देख के जाना है। उससे क्या बेनिफिट होगा? एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। दूसरी बात, सबसे पहले एमसीक्यू नहीं देखने हैं, उसके लिए हम एक छोटी सी वीडियो और बनाएंगे और आपको बताएंगे कि 3 घंटे के अंदर किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें और जल्दी से जल्दी हमारा पेपर सही तरीके से सोल्व करें, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले हम ये वाली वीडियो चालू कर दें और फिर मूव करेंगे हम अगली वीडियो पे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्क्रीन पे लगाइए फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ध्यान से देखो कौन सा क्वेश्चन आ गया। ये तो क्वाड्रेटिक का लग रहा है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको दिख रही है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ध्यान से जल्दी, थोड़ा सा स्पीड से रखेंगे, बिल्कुल स्पीड रखेंगे। ध्यान से देखो, पहले देखो क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है सर। और क्या पूछा है आपको? उसने पूछा है कि कंडीशन बतानी है जिसमें रूट्स इक्वल हो और रियल हो। विच मीन्स कौन सा कंसेप्ट काम आ रहा है? सर नेचर ऑफ रूट्स काम आ रहा है, ठीक है। मैं क्यों लिख रहा हूं? वैसे तो हम बड़े जल्दी में हैं, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सीबीएसई सेम टू सेम क्वेश्चन भले ही ना दे, लेकिन इसका भाई दे सकती है ना। विच मीन्स एमसीक्यू से ज्यादा जरूरी उसके पीछे वाला कंसेप्ट हो जाता है। यहां जितने भी हम एमसीक्यू करेंगे तो मैं साथ साथ में आपको उनके पीछे का जो बैक वाला जो कंसेप्ट है वो बताता रहूंगा, तो आप उस कंसेप्ट को समझ लेना, उस पे बेस्ड ही एमसीक्यू आएगा, ठीक है। अदरवाइज एमसीक्यू सबसे ज्यादा नए फॉर्म होते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस है वो तो रिपीट हो जाते हैं, लेकिन एमसीक्यूज जो है उनके रिपीट होने के चांस क्या होता है? कम होता है। विच मीन्स आपको यहाँ क्वेश्चन देखना है और इससे समझना है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट हो गई है? नेचर ऑफ रूट्स। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में हम थोड़ी स्पीड से चलेंगे, तो आप उनके कंसेप्ट को नोट कर लेना। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? हाँ, चलो अब इसकी बात करें तो नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं। अच्छा, क्या मैं d ग्रेटर देन 0 ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता हूं, क्योंकि इक्वल रूट्स चाहिए। अच्छा, लेस देन 0 ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता हूं ना, क्योंकि हमें अच्छे से पता है, अभी हमने रैपिड रिवीजन वाली क्लास में भी रिवाइज किया था कि इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है भाई? तो d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। अच्छा, d क्या होता है सर? तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। लेकिन सर एबीसी इक्वेशन देखो, यहां नहीं देखना, इक्वेशन देखो, a कितना आया इक्वेशन में? तो सर a आया है 4, a कितना है? 4। b कितना है? b आपको दिख रहा है ना? चलो b बोलो। b सर k, मतलब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? सर a है 4। c कितना है? विथ साइन बोलना। c कितना है? c 9 है सर, ये लो 9। अच्छा, ये सब किसके बराबर? सर 0 के बराबर। तो जल्दी से सोल्व करो इसको। k स्क्वायर माइनस 4 4 16 एंड 16 9 जा 144 इक्वल टू 0, विच मीन्स k स्क्वायर इक्वल टू 144
अच्छा k की वैल्यू क्या आएगी? 16 लिखो क्या? जल्दी बोलो 16। अगर 16 कर रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो भाई साहब। कितना होता है? 12। 12 लिख दो, चलो 12 लिख दो। 12 लिख दो क्या? फिर से गड़बड़, क्या लिखूं? प्लस माइनस 12। ये वो गलतियां है जो हम सब जल्दबाजी में करते हैं। तो आपको याद रखनी है कि यहाँ k स्क्वायर आया है तो k की कितनी वैल्यू मिलेगी? 2 वैल्यू। विच मीन्स यहाँ k का कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? तो सर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा वाला करेक्ट हो गया? सर बी वाला सही है। जल्दी से बी को टिक कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दे। इन केस एज वी ऑल नो ये प्रीमियर तो होगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा पीछे जाके इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को पॉज करके 2 मिनट समझ लेना। हम थोड़ा जल्दी में हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। कोशिश रहेगी 1 घंटे के अंदर आपको मोर देन 60 एमसीक्यूज करा दिए जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, जल्दी से देखो स्क्रीन पे, जल्दी से देखो स्क्रीन पे। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,7, पॉइंट्स कौन सा है? तो सर पॉइंट दे रखा है 4,7। कहां से पूछा है? तो सर डिस्टेंस पूछा है एक्स एक्सिस से। कहां से पूछा है? एक्स एक्सिस से। लेकिन सर ये का यही आएगा क्या? नहीं आएगा। क्वेश्चन चेंज हो सकता है क्या? हाँ, पॉइंट की जगह आपको कुछ और मिल सकता है। एक्स एक्सिस की जगह आपको 3 चीज मिल सकती है। कितनी चीज मिल सकती है? 3। कौन कौन सी मिल सकती है? आपको किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस या तो वो एक्स एक्सिस से पूछेगा, या फिर वाई एक्सिस से पूछेगा, या फिर ओरिजिन से पूछेगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? आई क्या? सर लेकिन अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस पूरे को समझ पाए। ठीक है, तो मैं अभी आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं। वैसे मैंने पढ़ाया था क्या? बिल्कुल पढ़ाया था, लेकिन अभी मैं जल्दी से ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है? एक काम करो, चलो ट्रिक समझते हैं। अगर मैं वो पूछता है आपको एक्स एक्सिस से बताओ, एक्स एक्सिस की बात हुई तो वाई वाला लिख दो सर 7 यूनिट्स। वो पूछता है वाई एक्सिस से बताओ तो आपको एक्स वाला लिख देना है 4। और वो पूछेगा ओरिजिन से, तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए क्या? नहीं लगाना। अंडर रूट के अंदर एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर। अरे क्या बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है क्या? डेफिनेटली मेरी बात सुनो, या तो वो ऐसा देगा या ऐसा वाला देगा। कंसेप्ट समझ में आएगा पीछे का? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में कहां से पूछा है? एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस कौन सा वाला है सर? कौन सा एक्स एक्सिस? 7। कौन सा है? 7। बढ़े आगे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सर ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ए वाला टिक करो, ए वाला टिक करो। कौन सा वाला? ए वाला सही है। जल्दी करो, हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट लगाओ भाई। इन द फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली है, एक परिवार है। कितने चिल्ड्रन है उनके पास? 2 बच्चे। बच्चे 2 ही अच्छे। अच्छा, 2 बच्चे तो क्या हो सकता है? पहले मुझे एक बात बताओ, 2 बच्चे ही नहीं, एक ही बच्चा, एक बच्चा है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? अगर एक ही चाइल्ड है, या तो वो क्या होगा? बॉय, या वो क्या होगा? गर्ल। मतलब 50-50% चांस है। लेकिन अब वो बोलता है कि घर के अंदर 2 बच्चे। घर के अंदर कितने बच्चे? 2 बच्चे। कितने चांस बन जाएंगे? सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो सोचो 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 सोचो। 2 वाला चांस, एक की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर, वो भी 2। वैसा ही क्वेश्चन ऐसा कहां किया था अपन ने? कॉइन याद आ रहा है क्या? कॉइन, हेड्स, टेल्स, याद आ रहा है? बिल्कुल। तो ये कॉइन वाली ही चीज दे रखी है, बस कॉइन की जगह क्या बता दिया आपको? 2 चिल्ड्रन की बात बता दी। तो घबराना नहीं है इसमें। जैसे ही आपको कभी भी ऐसी चीज दिखे ना जो एक होने पे 50-50% वाली प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब उसको आप किससे रिलेट कर सकते हो? कॉइन से रिलेट कर सकते हो। अच्छा वही ठीक है। अच्छा, कॉइन का कैसे बनाते थे हम? तो अब 2 बच्चे हैं ना, तो 2 बच्चों का मैं बना रहा हूं, याद रखना। बॉयज बॉयज, गर्ल गर्ल। ठीक है, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल। सही बन गया क्या? बन गया क्या? अपन ऐसे बनाते थे क्या? हेड्स हेड्स, टेल्स टेल्स, हेड्स टेल्स, हेड्स टेल्स। याद आ रहा है क्या कॉइन वाला? ठीक है सर, बन गया। विच मीन्स टोटल आउटकम्स कितने हो गए? तो सर टोटल आउटकम्स हो गए 4। फेवरेबल कितना है? अब यहां थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? कीवर्ड देखो यहां पे, कीवर्ड क्या दिया है उसने? एटलीस्ट। क्या दिया है सर? एटलीस्ट क्या कीवर्ड हो गया सर? ये बहुत मुश्किल है क्या? बिल्कुल है। 2 भाई है एटलीस्ट, और एक और है एटमोस्ट। जैसे ही आपको दिखते हैं, थोड़ा सा हिंदी में आ जाओ आप,
हिंदी में आ जाओ। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम, विच मीन्स उसने बोला है एटलीस्ट वन गर्ल, मतलब कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। एक से ज्यादा होगी तो गड़बड़ है क्या? नहीं चलेगी। अच्छा एक से कम हुई तो नहीं चलेगी। एटलीस्ट मतलब मिनिमम, मिनिमम इतना तो चाहिए ही है। अच्छा सर फिर एटमोस्ट का मतलब? एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। कम से कम कितना भी चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा आ गया तो उससे ज्यादा वाला अपने को नहीं लेना है। ठीक है, तो सर फेवरेबल अभी तो एटलीस्ट है ना, अभी तो एटलीस्ट वाला केस है, तो एटलीस्ट वाला देखो कौन सा है? एक गर्ल चाहिए अपने को। कितनी गर्ल चाहिए? अच्छा इसमें तो एक भी गर्ल नहीं, तो ये वाला तो अपना नहीं हो सकता। इसमें एक लड़की है, इसमें भी है, इसमें दोनों है, तो चल जाएगी क्या? बिल्कुल चलेगी। कम से कम एक होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो हमें चलेगा। अच्छा विच मीन्स फेवरेबल कितने हो गए? 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई सर? प्रोबेबिलिटी आ गई फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब 3/4 आ गई। अरे आई क्या? जल्दी देखो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? फर्स्ट, सेकंड, कौन सा? सर सी वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। मूव करेगा। अच्छा क्या कंसेप्ट था? कोइन की जगह कुछ भी घुमा के दे देगा, कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे हम। पता पड़ रहा है आपको? एटलीस्ट समझ में आया क्या? एटमोस्ट समझ में आया क्या? बिल्कुल, जल्दी आगे बढ़ेंगे। द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन, अच्छा पेयर ऑफ इक्वेशन आते कौन सा समझ में आ गया सर? पेयर ऑफ इक्वेशन आ गई, इसका मतलब हम समझ गए कि ये कौन से चैप्टर से आया है? लीनियर इक्वेशन से आया है। अब वो पूछता है कि ये कंडीशन बताओ कि ये दोनों लाइंस कैसी है? पैरेलल है। कैसी लाइंस है? पैरेलल, बोथ द लाइंस आर पैरेलल। इसके अच्छा एक बार इस क्वेश्चन को हटाओ, क्वेश्चन को हटाओ, मैं बता देता हूं कुछ बच्चों को, थोड़ा सा जल्दी में, लेकिन फिर भी समझ लो, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये। आपके पास दो चीज आएगी, सॉरी 3 चीज आएगी आपके पास, या तो यूनिक सॉल्यूशन विच मींस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, या फिर क्या हो सकता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। क्या क्या कंडीशन रहने वाली सर? हमको पता है कि रेशो सेम रहते। कैसे लिखते हैं रेशो को? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सी चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कब? जब लाइंस इंटरसेक्टिंग करती हो या फिर यूनिक सॉल्यूशन हो। अच्छा इनफाइनाइट में क्या होंगे? तीनों को बराबर कर दो। सही है क्या? बिल्कुल सही है सर। अच्छा नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस वाली जो इस क्वेश्चन में काम आने वाला है, क्या है सर? पहले वाले दोनों तो होंगे बराबर, लेकिन तीसरा वाला क्या नहीं होगा? बराबर नहीं होगा। लो जी, लिख दिया? सही बात है। अच्छा एक बार पॉज करके लिखना चाहो तो लिख दो। लिख दिया क्या? वापस क्वेश्चन पे आ जाएगा? क्वेश्चन पे आ जाएगा? ये तीनों क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अपने पास कौन सा क्वेश्चन है? पैरेलल का। क्या एग्जाम में ये दोनों भी पूछ सकता है क्या? बिल्कुल। पीछे वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? मूव करते आगे। थोड़ा जल्दी हो रहा है ना? जल्दी तो होगा भाई, अब एग्जाम आने वाला है। क्वेश्चन लगा दो वापिस। अच्छा हमें पूछा है कि पैरेलल की कंडीशन बताओ, है ना? तो पैरेलल की कंडीशन अभी देखी थी, पहले वाले दोनों बराबर और तीसरा वाला बराबर नहीं। तो एक बार लिख देते। अच्छा A1 क्या हो गया इसमें सर? A1 हो गया A अपॉन A2 कितना हो गया? 3 हो गया। B1 बोलो सर। B1 हो गया 2, B2 क्या हो गया? B। अच्छा C वाला बोलो। इज नॉट इक्वल टू C1 कितना है? 7, C2 कितना है? 16। एक बार थोड़ा सा ऑप्शंस को ध्यान से देखो, देख रहे हो क्या? ऑप्शंस में A और B के बीच में रिलेशन बताया हुआ है ना? विच मीन्स A और B तो इनमें, इसमें तो है नहीं। तो एक बार हम क्या यूज करेंगे? इस वाले को यूज कर लेते हैं। आप बोलोगे नहीं सर नहीं समझ में आया। अरे भाई वहां तो इक्वल टू वाले साइन वाले, नॉट इक्वल टू वाले का तभी काम नहीं है ना। तो एक बार इसको छोड़ते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यहां से जब आप कंपेयर करोगे तो इस B को उधर फेंको, इस 3 को इधर फेंको। ए बी किसके बराबर आ गया सर? 6 के बराबर आ गया। अरे भाई इतना आसान, आसान है ना? आसान लग रहा है ना कि सर ये तो हम कर लेंगे एग्जाम। अरे भाई करोगे तब जब ये वाला रेशो आपको याद रहेगा, है ना? तो एग्जाम में जाने से पहले ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट छोड़ के मत जाना, बहुत टाइम लग जाएगा वहां। नहीं तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें सर? बी वाला। कौन सा वाला? बी वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। मूव करे क्या? कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? पीछे का क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट पीछे का कंसेप्ट है। इन कंसेप्ट पे ही आएंगे, एमसीक्यू अलग कंसेप्ट पे नहीं बनता है कभी भी, याद रखना।
जल्दी जल्दी आगे करो। नेक्स्ट देखो, फिर से किसका आ गया? अच्छा ये पोलिनोमियल का आ गया, क्वाड्रेटिक का नहीं। वो बोल रहा था जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर। अच्छा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आप बोलोगे सर क्या बढ़िया है, हम तो सोल्व कर लेंगे इसको। सोल्व ही तो नहीं करना है, ऐसा पागलपन करके तो आप आपका टाइम वेस्ट करोगे। अरे भाई जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं, रिलेशन क्या होता है, तो आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा पहले बताओ इसके कितने रूट्स होंगे? सर 2 होंगे, ऑप्शन में भी नजर आ रहा है, ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना। क्या हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। एमसीक्यू में हमें पता है इन चारों में से तो आंसर आना है, और अगर हम इन 3 को एलिमिनेट कर ले तो जो बचा हुआ होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो ये काम बढ़िया है, इसमें टाइम बचेगा हमारा। तो अब ध्यान से समझना, 2 रूट्स होंगे जिनका रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी मतलब -11 अपॉन ए मतलब 3, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए मतलब -4 अपॉन 3। अब इन चारों में से चेक कर लो किस किस पेयर का मल्टीप्लीकेशन। चलो एडिशन में टाइम लगेगा, एक बार मल्टीप्लीकेशन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन है 1/2 और -4, 1/2 और -4 क्या आ जाएगा? सर ये तो -2 से ये कट जाएगा, -2। सर ये तो -2 आ गया। अच्छा इनका प्रोडक्ट -2 है क्या? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। हुआ क्या? बिल्कुल सर। अच्छा सेकेंड वाला देखो, सर सेकेंड वाला है 1/4 और -3, -3/4। सही है क्या? सही है क्या? अपने को क्या चाहिए? -4/3। यहां क्या आ गया? -3/4, उल्टा आ गया ये तो। इसका मतलब ये भी क्या है? गलत है। गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। अच्छा सी वाला चेक करो, सी है 1/3 और -4, 1/3 और -4, तो करके देखो 1/3 इंटू -4। सर ये आ गया -4/3। अरे यार ये तो चाहिए, यही चाहिए था क्या? चलो एक बार सेफ्टी के लिए फोर्थ वाला भी चेक कर लेते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है। अच्छा फोर्थ वाला चेक करो, 1/3 और 4, 1/3 और 4 करोगे तो क्या आ जाएगा? 4/3, और ये भी गलत। मतलब फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, फोर्थ गलत, तो कौन सा आंसर सही? सी वाला। आया नहीं आया? अच्छा आप बोलोगे सर इतना इसमें भी तो मेहनत करनी पड़ी। बेटा ये समझाया है इसलिए टाइम लगा है, अगर एग्जाम में आता तो ये तो मन में रहता, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, है ना। आपको तो प्रोडक्ट चेक करना है, प्रोडक्ट तो यहां से साफ दिख रहा है -4/3, है ना। तो एग्जाम में जल्दी से कैसे करे? और सुनो, आप बोलोगे नहीं सर हम तो वैसे ही निकालेंगे, जिद करोगे ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे नहीं सर मिडल टर्म स्प्लिट होगा। बेटा ये खूबसूरत सी इक्वेशन है, इसका मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, और वहां उसने राक्षस जैसी इक्वेशन दे दी, फिर नहीं कर पाओगे। सोचो अगर रूट में आ रहा होगा तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप प्रोडक्ट से ही चेक करो। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट मूव करते। नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट लगवाते अभी। नेक्स्ट है cot स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अच्छा एक बार थोड़ी बात समझना, ट्रिग्नोमेट्री। आप बोलोगे सर वैसे ही हमारे दुखती बिल्कुल ऐसा पिन पॉइंट इस पे मत दबाओ सर आप, है ना। मेरी बात समझना, ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू करना सबसे आसान है। वैसे तो पूरा चैप्टर ही ओवररेट कर रखा है कि बहुत भयंकर है बहुत, जबकि मुझे सबसे आसान लगता है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। अदरवाइज एमसीक्यू में तो सबसे आसान अगर कोई चैप्टर है तो वो कौन सा है? ट्रिगो। अभी बताऊं क्या कैसे है? ठीक है, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। क्वेश्चन देख रहे हो क्या? क्वेश्चन के अंदर सब कुछ थीटा में है ना, और आंसर सब किस में है? कांस्टेंट वैल्यूज है। इसका मतलब जब हम इस पूरे ट्रिग्नो वाले फंक्शन को सोल्व करेंगे तब कहीं ना कहीं आइडेंटिटी वगैरह लग के सब कुछ कट जाने वाला है और एक कांस्टेंट टर्म रहने वाला है, विच मींस थीटा की क्या कोई भी वैल्यू हो सकती है क्या? बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, जब भी ट्रिगो से रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे तो एक ऐसा ऑप्शन या एक ऐसी थीटा की वैल्यू उसमें पुट करेंगे जिससे नॉन डिफाइन तो नहीं बने लेकिन कुछ वैल्यू मिल जाए। फॉर एन एग्जांपल, आप बोलोगे सर इसमें थीटा इक्वल टू 0 रख सकते हैं क्या? तो थीटा इक्वल टू 0 नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वैसा करने पे -1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1/0, एंड विच इज नॉन डिफाइंड। तो ऐसे टर्म को छोड़ के हम कुछ दूसरी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि अगर हम कोट और साइन दोनों में 90-90 रख दे तो बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, हम थीटा की वैल्यू क्या ले रहे हैं? यहां पे थीटा की वैल्यू ले लेते हैं सर 90 डिग्री। तो अब मुझे बताओ कोट स्क्वायर कितना बन जाएगा? 1 बनेगा क्या? तुम्हें यही दिक्कत है, तुम्हें याद नहीं हो रही वैल्यू।
कोट स्क्वायर 90 क्या होगा सर? 0 होगा। कोट 90 की वैल्यू 0 है। माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 90 1 इक्वल टू -1। अरे सीधा आ गया क्या? सीधा आ गया क्या? अगर अभी आप सोल्व करने जाते तो यहां तक इतनी जल्दी नहीं आता। कौन सा ऑप्शन आ गया सर? डी ऑप्शन आ गया। इसका मतलब एग्जाम में ट्रिको वाले एमसीक्यू डायरेक्ट सोल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप उसमें थीटा की वैल्यू रखेंगे और फिर करेंगे। एक और डाउट सर, ऑप्शन में भी थीटा आ गया तो भाई जो क्वेश्चन में थीटा लिया है ना वो ऑप्शन में डाल देना, एक ही बचेगा बराबर वाला, वो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी वो भी आएगा, आगे करेंगे अपन। चलो भाई बढ़ो आगे। The coordinates of the point A, where AB is the diameter of circle whose center is this and point P is this. चलो सर्कल बना लो। क्या फिगर नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन में? 2 नंबर में भी आ जाता है भाई, ध्यान से देख लेना इसको। ये बोल रहा है कि सर्कल है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, आप समझ जाना ये क्या है, सर्कल है सर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि AB डायमीटर है। अच्छा सेंटर होगा तभी डायमीटर आएगा क्या? बिल्कुल, तो ये मान लेते AB। सेंटर बोल रहा है C और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे 3,-2 लिख दिए सर। B के कोऑर्डिनेट भी दे रखे क्या? 7,4 दे रखे सर, लिख दिए। लिख दिए। अब आप बोलोगे सर एक काम करो, ए के कोऑर्डिनेट्स को आप एज्यूम कर लो x, y और रेडियस तो बराबर हो गई, तो दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगा दिया ना इस क्वेश्चन में 5 मिनट लगेंगे, समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाओ। ए भी एक डायामीटर है और डायामीटर का मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? क्या था फॉर्मूला? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 और ले पड़ेगा गंदी चल y1 प्लस y2 अपॉन 2। समझ में आ रही थी क्या? बताया था पहले अपन ने। अच्छा अब देखो, मतलब a और b का मिड पॉइंट है, तो a का कोऑर्डिनेट प्लस b का कोऑर्डिनेट अपॉन 2 करूंगा तो क्या c मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिलेगा सर। तो एक काम करो, इसको लिखो आप 3 मुझे कब मिलेगा? जब मैं x प्लस 7 करूं और अपॉन में क्या कर दूं? 2। इस 2 को उधर फेंको सर, ये 6 बना और इधर का 7 उधर गया तो -7 बना, x आया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? तो सर आ गई -1। जल्दी तो नहीं हो रही कैलकुलेशन? जल्दी हो रही हो तो पॉज करके रफ में कर लेना। अच्छा अब y वाले में भी करें क्या? इसका कोऑर्डिनेट प्लस इसका कोऑर्डिनेट अपॉन 2, विच मीन्स y प्लस 4 अपॉन 2 किसके बराबर आना चाहिए सर? -2 के बराबर। -2 सही है, विच मीन्स ये 2 उधर जाएगा, उधर फेंको इसको, -4 और ये भी उधर जाके -4, मतलब y की वैल्यू आएगी -8। क्या आ गई? -8। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1, -8। कितना जल्दी निकल गया। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देते तो यहीं उलझ जाते तुम, है ना? एमसीक्यू में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। जल्दी से देखो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है सर? ये आ रहा है -1, -8 फर्स्ट ऑप्शन, -1, 8 सेकंड ऑप्शन। देखो माइनस साइन का थोड़ा ध्यान रखना, चेक कर लो एक बार सही किया है क्या? बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया सर? ए वाला जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर है। हो गया क्या? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा इसके पीछे का कंसेप्ट क्या था? रुको, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या था? देखो डिस्टेंस फॉर्मूला वाले क्वेश्चन जो है ना वो 2 नंबर में पूछ सकता है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग। अगर एग्जाम में एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाते तो मोस्ट प्रोबेबली उनके पीछे कोई ऐसा चीज छुपी हुई होती है जो जल्दी से हो सकता है आपको नहीं आ रही हो। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना वो हम बाद में बात करेंगे। एक बार कंसेप्ट देख लो आप। नेक्स्ट लगाओ। और देखो भाई फेवरेट, ऐसा मैंने आपको बताया था एपी के अंदर से ऐसे बहुत बार आते हैं। एपी के अंदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है। एक बार इसके पीछे का कंसेप्ट देख लिया क्या? मैंने आपको अभी एपी वाली सीरीज में भी बताया था कि ए बी और सी 3 अगर टर्म्स कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी में है तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। इस b को उधर फेंकोगे तो 2b इक्वल टू a प्लस सी। बताया था क्या सर? बताया तो था,
लेकिन हम तो भूल गए। अच्छा, एग्जाम में भी भूल सकते हो क्या? बिल्कुल सर भूल सकते। एक काम करो, फॉर्मूले का यूज ही क्यों करना है, जैसे बनाया था वैसे ही कर लेंगे क्या क्वेश्चन? बिल्कुल सर। तो एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को गोली मारो। अपन क्या काम करते, डायरेक्ट टर्म्स ही लिखते। टर्म्स दे रखी है सर, एक्स दे रखी है एक, तो अगली टर्म दे रखी है सर 2x प्लस 9, और उसकी अगली टर्म दे रखी है आपको 4x प्लस 3 दे रखी है क्या? बिल्कुल सर। अच्छा, इनका टर्म, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, या आगे माइनस पीछे? आगे माइनस पीछे, आगे माइनस पीछे, which means 2x plus 9 minus x is equal to, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 4x plus 3 minus 2x plus 9, सही है क्या? अच्छा, इधर देखो 2x minus x, x plus 9, और इधर देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर जाने के बाद सबके साइन क्या कर देगा, पलट देगा। तो ये बन जाएगा 4x plus 3 minus 2x minus 9, which means x plus 9 equal to 4x minus 2x 2x, 3 minus 9 minus 6। यहां तक आया क्या? अब एक काम करो, इस x को भेज दो उधर और इस 6 को भेज दो इधर, तो ये 6 इधर फेंका तो कितना बन गया 15, ये x उधर फेंका तो कितना बन गया x। अच्छा, x की वैल्यू पूछी थी क्या? बिल्कुल सर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है सर? डी ऑप्शन आ रहा है, लगा दो। कंसेप्ट समझ में आया क्या? बढ़े आगे, चलो भाई। जिनको थोड़ा टाइम लग रहा है कंसेप्ट समझने में, पॉज करके देख लो। द हाइट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस देखो कहां से आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस वाले से। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आता है, काफी टावर आता है, शेडो वाला क्वेश्चन है। द हाइट ऑफ टावर इज 20 मीटर्स। अच्छा भाई, टावर है तो क्या जमीन होगी या हवा में लटका दूं? सर कैसी बात कर रहे हो, जमीन तो होगी। अच्छा, टावर की हाइट कितनी सर? 20 मीटर। ये 20 मीटर दिख रहा है क्या ऊपर तक, यहां तक दिख रहा है? अब ये बोलता है द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, लेंथ ऑफ इट्स शेडो मेड ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड व्हेन द सनस एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। अच्छा भाई, सन का एल्टीट्यूड जो है वो कैसे मेजर होता है, बात समझना। बाई चांस मान लेते ये ग्राउंड लेवल है, सुबह सुबह तो दिख नहीं रहा है, अब सन आएगा यहां से यहां से पूरा मूव करेगा, शाम होते होते वापस चला जाएगा क्या? बिल्कुल सर ऐसे करता है। विच मीन्स अगर सन यहां है तो इसका एल्टीट्यूड कहां है, ये वाला। यहां है तो एल्टीट्यूड ये इतना, यहां है तो यहां, यहां है तो यहां। क्या बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। मतलब यहां से कुछ शेडो ऐसे बन रही हो, मतलब ये सन का जो एल्टीट्यूड है ये कितना है सर? 60 डिग्री दे रखा है, तभी तो शेडो आ रही है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है सर, आ रही है यहां तक। अच्छा, शेडो की हाइट क्या बोल रखी है? तो सर लेंथ ऑफ इट शेडो तो हमको बतानी है, तो एक काम करते हैं, शेडो को हम x मान लेते हैं। मान ले क्या? मान लो सर। अच्छा ध्यान से देखो, टेन 60 लगाओ इस पर भाई, टेन 60। अच्छा, 10 ही क्यों लगाया? क्योंकि हाइट और बेस के बीच में रिलेशन है। टेन 60 कितना हो गया सर? 20 अपॉन एक्स, √3 इक्वल टू 20 अपॉन एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 अपॉन √3। जल्दी देखो कौन सा ऑप्शन हो गया। अरे सर ये तो पहला ही ऑप्शन आ गया, मजा आ गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाए तो बहुत मजा आ गया, लेकिन थोड़ा सा सावधान भी होना, क्या हमने कोई गलती तो नहीं की है ना? फर्स्ट ऑप्शन जब भी आता है तो थोड़ा सा अटेंटिव होके एक बार बाकी के ऑप्शन को भी चेक कर लेना। देखो b इससे मिलता जुलता है, b इससे मिलता जुलता है ना, तो लेकिन उसमें नीचे √3 नहीं हो रहा, अपना √3 आ रहा है, तो थोड़ा गलती हो सकती है। तो ये वाला के पीछे कंसेप्ट क्या था कि सर शेडो वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सन का एल्टीट्यूड ही हमारे ट्राइंगल का एंगल होता है। याद रहेगा क्या? बिल्कुल याद रहेगा सर। आगे मूव करते। ओहो, चलो सबका फेवरेट कौन सा क्वेश्चन आ गया? फिगर देखते ही बताओ सर। थेल्स थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है? थेल्स थ्योरम है। तुम भूल तो नहीं गए हो? भूल तो नहीं गए हो? 6 सेट बनेंगे, किसी न किसी एक सेट में क्या आएगा सर? एक सेट में दिखेगी थेल्स थ्योरम। या तो स्टेटमेंट प्रूफ दोनों पूछेगा, या फिर स्टेटमेंट घुमा के लिखेगा और बोलेगा प्रूफ करो। कर पाओगे क्या? बिल्कुल करनी ही पड़ेगी। और अगर अब भी आप छोड़ देते हो तो भाई फिर फ्री का लड्डू छोड़ दे आपने। अच्छा, अभी अपन यूज करें क्या?
डायरेक्ट रेशियो लगा दूं क्या? थेल्स थ्योरम, एक बार छोटी सी बात और कर लेते हैं। थेल्स थ्योरम दोनों तरफ चलती है क्या? बिल्कुल सर। थेल्स थ्योरम कहती है अगर लाइंस पैरेलल है तो रेशियो कैसे होंगे? सेम होंगे सर। और अगर रेशियो सेम है तो लाइंस कैसी होगी? पैरेलल होगी। दोनों तरफ चल रही है, लाइंस पैरेलल तो रेशियो सेम, रेशियो सेम तो लाइंस पैरेलल। अच्छा यहां बोल रहा है वो कि लाइंस पैरेलल है तो रेशियो कैसे होंगे? सेम होंगे। तो रेशियो सेम करो। अच्छा क्या हो जाएगा सर? 3/4। अरे तुमको पता है ना, ये वाला अपॉन ये वाला, ये वाला अपॉन ये वाला, याद तो आ रहा है ना तुम्हें? अच्छा 3/4 इक्वल टू x/3। x ले लो क्या? इस वाले को x ले लिया, ले ले। अच्छा इस 3 को उधर फेंक दो, 9/4 इक्वल टू x। आंसर आ गया। देखो जल्दी ऑप्शन है। ओहो सर ये 9/4 तो कहीं नहीं दिख रहा है। अरे भाई डेसिमल में कन्वर्ट करो, कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 2.25 है ना। 2.25 कौन सा दिख रहा है ऑप्शन? जल्दी देखो सर। ये दिख रहा है हमको बी वाला, बी वाला सही करो। बढ़े क्या आगे? इसमें कोई कंसेप्ट नहीं था। थेल्स थ्योरम का एक दिख सकता है क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है, लड्डू है, गलत नहीं करना है इसको जल्दबाजी में। जल्दी आगे बढ़ो। अब वर्टिकल पोल 10 मीटर लॉन्ग कास्ट शेडो, वापस शेडो वाला आ गया, लेकिन थोड़ा सा सावधान हो जाना। मुझे लग रहा है कि ये हाइट बेस का नहीं है ना। लेंथ 5 मीटर ऑन द ग्राउंड एट द सेम, बिल्कुल 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 समझ गया। पहले मैं कुछ बात समझाता हूं आपको, इस क्वेश्चन का मतलब भी समझाता हूं। वैसे ये क्वेश्चन मैंने केस स्टडी में घुमा के दिया था, यहां 2 चीजें और केस स्टडी में 3 चीजें दी थी आपको, ठीक है? तो अब बात समझना। ये बोल रहा है घड़ी में सेम टाइम में एक बंदा है 2 चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। एक बार पहले पोल को ऑब्जर्व करता है, सन होगा यहां पे तभी तो शेडो बनेगी। अच्छा सन मान लेते कि थीटा डिग्री पे, ठीक है? ये पोल है, किसके लिए? ये पोल के लिए। अब वो बोलता है कि पोल 10 मीटर की है और इसकी जो शेडो है वो है 5 मीटर की। सेम टाइम पे, सेम टाइम मतलब बाई चांस अगर घड़ी में 11 बज रहे हैं अभी, तो अभी भी दूसरी बार भी क्या बज रहे होंगे? 11 बज रहे होंगे। लेकिन इस बार पोल को ऑब्जर्व नहीं करता है, इस बार वो ऑब्जर्व करता है टावर को। अच्छा अगर सेम टाइम है तो सन तो सेम जगह ही होगा, मतलब अभी भी सन का जो एल्टीट्यूड है वो कितना होगा सर? थीटा डिग्री होगा। टावर की हाइट छुपा दी उसने, लेकिन टावर की शेडो की लेंथ देता है वो अपने को 12.5। अरे देता है क्या? ध्यान से देखो, अगर आप चाहो तो ट्रिग्नो लगा दो, टेन थीटा और टेन थीटा एंगल सेम है तो टेन भी क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, दोनों ही ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये भी थीटा, which means by a criteria both the triangles are similar। और अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। which means 10/h इक्वल टू 5/12/5। सही है क्या? अच्छा h को उधर फेंको, बाकी सबको इधर फेंक दो, तो ये उधर चला जाएगा 125/5 इक्वल टू h, विच मीन्स h इक्वल टू 25। दिख रहा है क्या ऑप्शन? बिल्कुल सर दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है सर? सी वाला हो गया। हाइब्रिड क्वेश्चन है भाई, 2 चैप्टर से हो सकता है, देख लो। कंसेप्ट समझ में आया क्या? अच्छा एक केस स्टडी आई थी इससे रिलेटेड। केस स्टडी में 2 की जगह 3 था। क्या था? एक बार पोल को देखा, एक बार टावर को देखा और एक बार एक और किसी घर को देखा। कंसेप्ट सेम लगेगा। चाहो तो सिमिलर ट्राइंगल, चाहो तो टेन थीटा, क्योंकि सेम टाइम पे सन कहां रहेगा? सेम एंगल पे रहेगा। कंसेप्ट समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया सर। जल्दी देखते, टाइम नहीं अपने पास। Using empirical relationship between mode of distribution whose mean is this and median is this। भाई जल्दी से देखो, ये क्वेश्चन वैसे मुझे कराना नहीं चाहिए यहाँ, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो वाला क्वेश्चन है। फिर भी मैं एक बार फॉर्मूला रिवाइज कराने चाह रहा हूँ। देखो फॉर्मूले की ट्रिक क्या बताई गई थी आपको कि कैसे भी करके आपको 3 बनाना है। क्या बनाना है? 3 बनाना है आपको। 3 कैसे बनता है? तो सर 3 बनता है 1 + 2 इक्वल टू, थोड़ा गैप कर देते हैं सर, 1 + 2 इक्वल टू 3। ऐसे ही बनता है क्या? नहीं सर, हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते।
सर 3 तो बनता है ना, ऐसे भी कर दूंगा तो सेम ही था ना। मतलब कैसे भी करके आपको 1 2 3 के बीच में कुछ कुछ रिलेशन बनाना है। सर ऐसे एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्या मतलब है, अभी लेके आते हैं। अच्छा इंग्लिश में हमें किसी को स्वार्थी बोलना पड़े तो अपन क्या बोलेंगे, यू आर टू मीन। क्या बोलेंगे, टू मीन। मतलब टू के साथ हमेशा ही क्या आएगा, मीन आएगा। क्या आएगा, मीन आएगा। ये लो मीन लिखा। अच्छा अगर ऐसे लिखना चाहोगे तो यहां क्या लिख दोगे, सर यहां मीन लिख देंगे। मोड और मीडियन में से बड़ी स्पेलिंग किसकी है, मीडियन की। तो 1 और 3 में से बड़ा कौन, 3। ये 3 के साथ क्या आ जाएगा, सर मीडियन आ जाएगा। इधर भी 3 के साथ क्या आ जाएगा, सर मीडियन आ जाएगा। सेम है, बस इधर उधर कर रखा है। बच कौन गया, सर मोड बच गया। ये मोड बच गया। आ गया क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा क्या, देखो जल्दी पोज करो आंसर निकालो। फॉर्मूला सिखा दिया क्या, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख के आंसर निकालो जल्दी। खुद को ही निकालना है आपको, मैं नहीं निकालूंगा। कंसेप्ट समझ में आया क्या पीछे का, प्रॉब्लम क्या है, देखो कंसेप्ट कुछ भी नहीं है इसमें। फॉर्मूला याद होगा तो आप कर पाएंगे, फॉर्मूला भूल जाएंगे हम तो एग्जाम में, बहुत लोड है यहाँ पे। आधे लोग तो खाली टेंशन ही ले रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला याद करने की ट्रिक समझ में आई क्या, काम का अगर दिख जाएगा तो फ्री के नंबर है, समझ लो जल्दी। क्वेश्चन खुद करेंगे, अगला लगाओ भाई। OACB is a quadrant of circle with center these and radius 7 where ACB is the arc। चलो फिर इसका फिगर देखना पड़ेगा थोड़ा पहले। ये बोल रहा है कि एक सर्कल है विथ सेंटर O। आलू बन गया है तो कोई नहीं, आलू भी चलेगा अभी। तो एक क्वेड्रेंट है जिससे कुछ बनता है, वो बनता है OA, क्या बनता है, OACB, OAC और B वेयर ACB इज अ आर्क। हो गया क्या सही। अच्छा ये क्वेड्रेंट है तो ये एंगल कितना रहता होगा, सर 90 रहता होगा। वैसे भी देखो यहाँ आपको सेक्टर या सेगमेंट का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेड्रेंट है तो सब कुछ इसका 1/4 ऑफ सर्कल ही होता होगा, है ना। अब ये पूछता है पेरीमीटर। पहले तो पेरीमीटर बात समझना, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। वो कभी आपको पूरा सर्कल का नहीं पूछेगा, उसमें गलती नहीं करता है बच्चा। इसमें पेरीमीटर के लिए बच्चा करता है कि सर ये जो चीज है ना, ये पेरीमीटर है। अच्छा पूरे सर्कल का होता है सर 2πr। अरे तुम पाई आर स्क्वायर तो नहीं समझ रहे हो क्या, पेरीमीटर मत, सरकमफेरेंस पूछा है। सरकमफेरेंस पूरे सर्कल का कितना, 2πr। सर एक काम करो 4 से डिवाइड करो, आ जाएगा क्या, आ तो जाएगा बेटा, लेकिन सरकमफेरेंस आएगा। क्या आएगा, सरकमफेरेंस। अपने को क्या पूछा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है टोटल बाउंड्री, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी ऐड करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा क्या, तो एक काम करो कि सर ये सब 2πr/4 करोगे तो आएगा πr/2 प्लस r+r। 2r ऐड कर दूं क्या, हाँ बिल्कुल सर। अब आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। वैल्यू रखो, पाई की मतलब 22/7, r का मतलब 7, 2 प्लस 2r मतलब 14, 2 से ये 11, ये 7 से 7 गया, 11 + 14 कितना हो गया, 25 सर। आ रहा है क्या। अच्छा बाई चांस इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन 11 होता तो आप गलत कर सकते थे क्या, बिल्कुल सर। आप अगर इन 2r को ऐड नहीं करते तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। बात समझ में आ रही है क्या, तो देखते रहो, कंसेप्ट समझते रहो। पेरीमीटर वाला कंसेप्ट समझ में आया क्या, जल्दी देखो, बढ़ो आगे। जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं मेरे को टाइम चाहिए, वीडियो पॉज करके रुको। चलो भाई एक और फिगर वाला आ गया। इन द फिगर P and PB आर द टू टेंजेंट्स। अच्छा सेम जगह से टेंजेंट आते तो क्या प्रॉपर्टी सिखाई थी, टेंजेंट की जो लेंथ है वो कैसी रहेगी, सर इक्वल रहेगी टेंजेंट की लेंथ। तो भाई ये सर्कल आपका, यहां से एक पॉइंट है P, यहां से 2 टेंजेंट जा रहे। अरे भाई टेंजेंट ही नहीं बना, ये तो ये टेंजेंट बना। अब इसने क्या किया, रेडियस की जगह मिलाने से पहले एक ट्राइंगल ही बना डाला और पूछता है आपको, अच्छा भाई फिगर उल्टा बन गया क्या, फिगर उल्टा, चल नहीं सीधा कर दो, सीधा कर दो, उल्टा काम करना ही नहीं एग्जाम से पहले। ये सर्कल यू बना, अच्छा ये सर्कल, ये पॉइंट P, अब तो सेम बना क्या। और पूछा है आपको ये वाला एंगल A पे, अंदर वाला ये जो एंगल है ना, ये पूछा है। लेकिन आपको तो ये पता है कि सर ये पूरा एंगल तो 90 होता है, हमें पता है, इतना सा कैसे होगा। बात समझो, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है क्या, बिल्कुल सर। अच्छा दो साइड किसी ट्राइंगल की बराबर तो क्या बेस एंगल भी बराबर, बिल्कुल सर। तो एक बार एक काम करो,
इस वाले ट्रायंगल के अंदर लगा दो एंगल सम। क्या लगाओगे? एंगल सम। मतलब इसको x लोगे तो ये भी x, तो 50 प्लस 2x कितना होना चाहिए सर? 180 डिग्री। तो 2x कितना आ गया? 130। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 65 डिग्री। क्या x पूछा है क्या आपको? नहीं, मतलब यहां जो एंगल है वो 65 है। अच्छा, आपको तो ये येलो वाला पूछा हुआ है, तो येलो वाला कैसे निकलेगा भाई? दोनों मिला के कितना होना चाहिए था? 90। ये 65 है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा अपने को जो चाहिए वो? मतलब 90 में से अगर मैं 65 को माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा क्या? बिल्कुल सर। कितना आएगा? 25 डिग्री। लगा दो भाई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट ही फर्स्ट मिल गया। टिक करो जल्दी। समझ में आया क्या? एंगल्स। इस वाले चैप्टर देखो एमसीक्यू बड़े आसान बनेंगे, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, है ना। जल्दी आगे बढ़ो। The length of tangent drawn from a point P whose distance। अच्छा, वापस टेंजेंट का क्वेश्चन आ गया। सर्कल बना दो जल्दी। एक पॉइंट है P, एक टेंजेंट ड्रॉ किया ये, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस है 25, रेडियस दे रखी है आपको 7। अच्छा, हाइपोट इसमें ये निकालना है आपको, कितना आएगा सर? एक काम करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। भाई पाइथागोरस में यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सा है? ये है क्या या ये? सर ये टेढ़ी लाइन है तो ये हाइपोटेनस लग रहा है ना। ये तो 90 डिग्री है भाई साहब। हाइपोटेनस कौन सा है? 90 के सामने वाला, ये वाला 25 वाला। तो क्या बन जाएगा सर? बनेगा 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। 625 माइनस 49 576, और उसका रूट होता है 24। कितना होता है? 24। कैलकुलेशन करनी थी, आपको याद करवाया था। ट्रिपलेट है, बहुत फेमस ट्रिपलेट है, 24 25 7, है ना। जल्दी से देखो क्या आंसर आ जाएगा इसका सर? 24, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी लगा दो, कोई कंसेप्ट नहीं था इसमें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगर सर्कल से आएंगे तो ये 2-3 तरीके के आ सकते हैं एमसीक्यू, है ना, क्योंकि 4 नंबर का आना है तो एक क्वेश्चन 2-3 का तो आएगा ही है, 1-2 एमसीक्यू बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा बढ़िया क्लासिकल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। अब इफ अ बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशन, ये बाइसाइकिल का पहिया, ये रोड हवा में तो चलेगा नहीं, और ये इस तरीके से मूव कर रहा है आगे, तो अगर ऐसे घूमेगा तो आगे भी जाएगा क्या? तो वो बोलता है कि सर 11 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है? 11 किलोमीटर। अच्छा, अपने सारे ऑप्शन देखो किस में आ रहे हैं सर? सेंटीमीटर में आ रहे हैं। तो एक काम करो, इसको एक बार मीटर में कर दो। तो 11 किलोमीटर को मैं लिख देता हूं 11,000 मीटर। पीछे का कंसेप्ट समझे क्या? अच्छा, पीछे का कंसेप्ट ये है, एक काम करो, पीछे के कंसेप्ट से पहले एक कीड़ा लाओ। कीड़ा लाए और उस कीड़े को यहां बैठाओ। अब इस पहिए को घुमाओ, पहिया घुमा, आगे जाएगा घूमते घूमते। अब मेरी बात मानो कि ये जब आगे गया तो एक रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन का मतलब ये घूमते घूमते यहां आया होगा, यहां आया होगा, यहां आया होगा, वापिस जाके इसी जगह आए। तो इस कीड़े ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सर? जितनी सर्कल की सर्कमफेरेंस है उतना, मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितना मूव करता है सर? 2πr मूव करता है। ठीक है, अब ये बोलता है कि 5000 रिवॉल्यूशन हुए, तो 5000 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? 5000 रिवॉल्यूशन है, मैं लिख देता हूं ये रिवॉल्यूशन, तो 2πr इंटू 5000। नहीं सर, लेकिन हमें पता है कि 5000 जो रिवॉल्यूशन है, जो इतना होगा, उसका डिस्टेंस तो 11 किलोमीटर है, मतलब 11,000 मीटर। तो ये जो क्वांटिटी है किसके इक्वल होगी सर? 11,000 के बराबर। अच्छा, एक काम करो, अपने को पूछा क्या? अपने को पूछा सर डायामीटर। क्या पूछा है? डायामीटर। रेडियस का काम ही नहीं। इस 2 और इस r को एक करके d लिख दो क्या? d लिख दे, तो मैं लिखता हूं पाई इंटू डी, मतलब 22/7 इंटू डी इंटू 5000। ठीक है, ये 1 2 3 1 2 3 खत्म। 11 से ये कितनी बार खत्म सर? 2 बार खत्म। क्या क्या बच गया? अच्छा, एक काम करो, इनको इधर भेजो। तो ये आया 7/2 इंटू 5, 10, मतलब अपॉन 10।
इक्वल टू डी, मतलब डी की वैल्यू आ गई 0.7। सब कुछ किस में चल रहा है? तो सर मीटर में चल रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं है भाई, ऑप्शन में सेंटीमीटर में। तो ये किसके बराबर होता होगा? सर 70 सेंटीमीटर के बराबर। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? सी वाला सही आ रहा है। लगाओ भाई, सी लगाओ। बढ़े क्या आगे? अच्छा, मेन कंसेप्ट क्या था इसमें कि जो एक रिवॉल्यूशन होता है वो किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के। किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के। रोक के देख लो, ये अच्छा था, ऐसा अपन ने पहले देखा नहीं था, है ना। चलो वापिस प्रोबेबिलिटी आ गई। लाली टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स। एक बात समझना, ये क्या कर रही है लाली? 2 कॉइन्स दोनों हाथ में लिए और टॉस कर रही है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन घुमा के भी आता है, एक कॉइन लिया, एक बार टॉस किया, हाथ में लिया, वापिस टॉस किया, हाथ में लिया, तो दोनों ही चीज है, मतलब दोनों ही सेम है। या तो एक ही साथ उछालो या एक के बाद एक उछालो, चांस सेम बनेंगे, 2 कॉइन वाली प्रोबेबिलिटी आएगी। अच्छा, अपने को पता है कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? सर अपने को अच्छे से पता है, जो 2 कॉइन्स जब भी आते हैं तो प्रोबेबिलिटी कुछ आउटकम्स जो होते हैं वो इस तरीके से आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड। वापिस देखो, अभी बताया था एटमोस्ट आ गया। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा कितना है? अच्छा, ज्यादा से ज्यादा का मतलब कम भी हो सकता है क्या? कम से हमें कोई मतलब नहीं, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए, याद देखो सर, ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए, लेकिन यहां पे 2 हेड है, नहीं चलेगा। उसने बोला ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा चाहिए ही नहीं, जितना बोला उतना ही। अच्छा, एक से ज्यादा नहीं चाहिए मतलब ये नहीं, ये आएगा क्या सर? बिल्कुल, एक है इसमें, एक से ज्यादा नहीं है, मतलब ये ले सकते। ये आ सकता है क्या सर? बिल्कुल आ सकता। सर ये इसमें तो हेड ही नहीं है बेटा, ये भी आ सकता है। उसने बोला था ज्यादा से ज्यादा एक हेड, कम से कम भली मत हो, उससे कोई मतलब नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विच मींस ये भी क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। तो टोटल आउटकम्स हो गए 4 और फेवरेबल कितने हो गए? 1 2 3। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/4। लगाओ बेटा, इसमें एटमोस्ट और एटलीस्ट में सब कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा समझदारी से काम करना। पीछे का कंसेप्ट कौन सा है? एटमोस्ट वाला। अगला देखे क्या? जल्दी 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 जल्दी, एक सेट होने वाला ही है बस। 17 एमसीक्यू कर लिए, पता ही नहीं पड़ा हमें, है ना। जल्दी देखो, लग गया क्वेश्चन। हाँ, अ नंबर इज चूजर। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या हो रहा है, मैं पहले समझा दूं। 2 सेट बने हुए हैं, एक है x और एक है y। थोड़ा सा हाई लेवल का है, बात समझना। 1 2 3 और दूसरे सेट में है 1 4 9। हो क्या रहा है? वो एक सैंपल ले रहा है कि वो इन तीनों में से सिलेक्ट करता है, उसको x मानता है, और इन तीनों में से सिलेक्ट करता है, उसको क्या मानता है? y मानता है। और आपको प्रोबेबिलिटी पूछी है कि जो x y मैं चूज करूंगा उनका प्रोडक्ट आना चाहिए 9 से कम। सर टोटल आउटकम ही पता नहीं पड़ रहे। ध्यान से देखते, कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कैसे करेंगे? एक काम करो, अच्छा x में से कुछ भी आ सकता था क्या? हम मान के चलते कि x में से 1 आया, तो y में से क्या क्या आ सकता होगा? सर y में से एक बार तो 1 आ सकता होगा, एक बार y में से 4 आ सकता होगा, और एक बार y में से 9 आ सकता होगा, ठीक है। मतलब x को हमने फिक्स कर दिया और y को घुमा दिया। अब इस बार इसको फिक्स करो, 2 को। अच्छा, इधर से कौन कौन आ सकता है? सर 1 आ सकता है, 4 आ सकता है और 9 आ सकता है। अब इसको रखो, सर इसके साथ भी 1 आ सकता है, 4 आ सकता है और 9 आ सकता है। मतलब अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, इधर से एक आदमी उठाओ, तीनों के साथ लिखो, फिर दूसरा उठाओ, तीनों के साथ लिखो, तीसरा उठाओ, तीनों के साथ लिखो। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। पूछा क्या है कि एक ऐसी वैल्यू, मतलब एक ऐसे जो सेट ढूंढना है, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 9 से कम। 9 नहीं होना चाहिए, 9 से कम। अच्छा, 1 1 तो 1 ही होगा, ये लेंगे, ये अपने काम का है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या है? 9 से कम है, इसका भी प्रोडक्ट 9 से कम। ये 9 है तो अपने काम का नहीं है, ये काम का है क्या? बिल्कुल। ये है क्या? 8 आ रहा है, 8 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते, और ये भी नहीं ले सकते। अच्छा, पहले बताओ टोटल कितने? सर टोटल आ रहे हैं 9।
3 3 3 टोटल कितने हैं? 9। फेवरेबल कितने हैं? 1 2 3 4 5 मिल रहा है क्या? ऑप्शन देखो, सी वाला हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी वाला। ये थोड़ा नए टाइप का था, अच्छे से रोक के देख लो 2 मिनट, जल्दी देखो। अब बेटा 18 एमसीक्यू किए अपन ने, कितने एमसीक्यू किए? 18। एक काम करते हैं बेटा, प्रैक्टिस ऐसे करनी जैसा पेपर आता है। 18 एमसीक्यू के बाद क्या दिखते हैं आपको? एसर्शन रीजन दिखते हैं ना? एक बार दो एसर्शन रीजन कर लेते हैं अपन। एसर्शन रीजन है, बोलता है फर्स्ट 2 प्लेयर्स सानिया एंड, क्या पता कौन है, ये गलत स्पेलिंग आ गई क्या? चलो जो भी है, सानिया एंड अंशुमन मान लेते हैं। सानिया एंड अंशुमन प्ले और टेनिस। अच्छा मेरे को बात बताओ, 2 जने टेनिस खेल रहे, या तो पहला वाला जीतेगा या दूसरा वाला जीतेगा। आप बोलोगे सर मैच ड्रॉ हो गया ना। बेटा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी नाम है चैप्टर का, और थ्योरेटिकल में ऐसी बातें नहीं होती ड्रॉ वाली, या तो जीतेंगे या फिर हारेंगे, ड्रॉ वाला नहीं सीन है, ठीक है। तो देखो सानिया जीतती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 0.79, मतलब मैं लिखता हूं सानिया विनिंग 0.79, और लिखा हुआ है अंशुमन विनिंग। अच्छा अंशुमन जीत रहा है, इसका मतलब सानिया हार रही है क्या? मतलब अंशुमन का जीतना सानिया के लूजिंग के बराबर है, और ये दे रखा है 0.21। सही दे रखा है? सही है क्या? ऑब्वियस बात है, सही दे रखा है, क्योंकि देखो ये अगर 0.79 जीतने के चांस है तो हारने के चांस इतने ही होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? तो सर रीजन हमारे पास था दैट P ऑफ A प्लस P ऑफ A नोट कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था, है ना? सही है। अब रीजन देखो सर, रीजन है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 को, बिल्कुल यही बात हो गई। बोल रहा है कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो मतलब एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। लगा दो, ए ऑप्शन लगा। आगे बढ़े क्या? जल्दी से आगे बढ़ेंगे। चलो एक और प्रोबेबिलिटी का है, अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस। एक फेयर डाई, एक सिंगल, एक ही बार फेंक रहे हो उसको, ठीक है। अच्छा एक बार फेंक रहे, आपको क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? 1 होता है क्या? 1 लिखूं क्या? 1 नहीं होता है। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 और 5। आप बोलोगे सर 7 लिखो। अरे भाई डाइस की बात हो रही है, 6 ही आते हैं उसमें। तो फेवरेबल कितने हो गए सर? फेवरेबल हो गए 3। टोटल कितने सर? 6, मतलब 1/2। इसका मतलब एसर्शन तो क्या बात हो रही है? सही हो रही है। हो रही है क्या? ठीक है। रीजन देखो, अ नेचुरल नंबर इज प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। बोल रहा है कि कोई भी नेचुरल नंबर जैसे 2 3 5 प्राइम नंबर तब होगा जब केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे। सही है क्या? प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते क्या? बिल्कुल सही बात है। या तो 1 होता है या नंबर इटसेल्फ होता है। तो बात तो रीजन की भी सही है। तो कौन सा ए वाला लगा दो क्या ऑप्शन? नहीं, कल यहां फंसाएगा ये आपको। बेटा ए सही है 100%, आर सही है 100%, लेकिन इन दोनों का कोई भी आपस में वास्ता नहीं है। दोनों सही है लेकिन इसका रीजन नहीं है ना? बात समझना, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं, दो अलग अलग स्टेटमेंट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। जल्दी से देखो, मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी देखो। अगला लगाएगा भाई। तो ये भाई एक सेट हो गया आपका, 20 क्वेश्चन का एक सेट करा दे। ऐसे 5 सेट है मेरे पास। कितने सेट है? 5। तो जब मैं थोड़े से करवा रहा हूं अभी, क्योंकि ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, आई थिंक 1 आवर की वीडियो हो चुकी है, तो हम 10-15 मिनट और करते हैं, और बाकी क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। तो आप क्या करना, इन क्वेश्चंस को आप करेंगे, एक बार देखेंगे आप। अगर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलता है तो हम उसे देखेंगे अभी जल्दी से, है ना? तो आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे, उनके पीछे का कंसेप्ट देखेंगे, तो जल्दी से जल्दी एमसीक्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो 50 छोड़ के मैं 100 एमसीक्यू लेके आया हूं आपके पास, लेकिन इस क्लास को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे हम, तो मैं सारे नहीं कराऊंगा, कुछ आपको होमवर्क भी देंगे। तो अब आगे बढ़ते अपन। चलो एक क्वेश्चन आया है, द ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छा देखो बेटा, फर्स्ट चैप्टर के अभी तक हुए नहीं थे, फर्स्ट चैप्टर का भी सुनते। देखो अपनी ट्रिक क्या, कितनी बार जो पुरानी ट्रिक थी ना, वो कितनी बार लग भी रही थी सर, ग्रेटेस्ट लोएस्ट वाली। एक बात समझना सर, एचसीएफ एलसीएम में कंफ्यूजन है। एचसीएफ निकाले या एलसीएम? देखो
कॉमन सेंस लगाना है इसमें। क्या लगाना? ट्रिक तो क्या बोलूंगा, कॉमन सेंस बोल सकते हैं कि दी हुई वैल्यू से ज्यादा आंसर अगर आपको लगता है तो निकालना है एलसीएम। ज्यादा के लिए क्या निकालना है सर? एलसीएम निकालना है। अच्छा, आपको लगता है कि जो क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी है आंसर उससे कम आना चाहिए, तो बेटा कम के लिए निकालना पड़ता है एचसीएफ। क्या निकालना पड़ता है? एचसीएफ, है ना। ज्यादा ऑब्वियस बात है, देखो मल्टीपल तो ज्यादा ही होगा ना और फैक्टर तो छोटा होगा, तो कॉमन सेंस वाला मेथड। अब ये पूछता है कि एक ऐसा नंबर बताओ जो 83 को भी डिवाइड करे और 138 को भी। अगर 83 और 138 दोनों को डिवाइड करना है तो नंबर दोनों से कम होता होगा, और कम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अच्छा, एचसीएफ निकाल लेते हैं अभी जल्दी से, लेकिन उससे पहले वो बोल रहा है कि सर जब 83 को डिवाइड किया ना तो 5 रिमाइंडर बचा, और 138 को डिवाइड किया 8 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब इसमें से 5 माइनस करो, 78 होता तो क्या परफेक्ट डिवाइड हो जाता, और इधर 130 होता तो भी क्या हो जाता? परफेक्ट डिवाइड। इसका मतलब अगर हम इसका एचसीएफ निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? बिल्कुल। तो इनका एचसीएफ होता है 13। वहां निकालना है बेटों क्या एचसीएफ? आपको पता पड़ गया ना इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों, जिसकी टेबल में ये दोनों आते हो। ऑप्शन देखो एक बार। फर्स्ट ऑप्शन है 13, 13 6 जा 78 और 13 10 जा 130, मतलब 13 हो सकता है, हो सकता है, अभी रुक जाओ, हो सकता है नहीं, हो सकता है। बी वाला देखो 65, 65 1 जा 65, 65 2 जा 130, ये तो है लेकिन ये नहीं है, मतलब 65 नहीं हो सकता। 26, 26 नहीं हो सकता, नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता 26। 5 टाइम्स 130 आ जाएगा लेकिन ये तो आएगा ही नहीं हो सकता है। अच्छा 39, नहीं 39 पॉसिबल ही नहीं है। 39 2 जा 78 तो हो जाएगा लेकिन ये नहीं बनेगा, विच मींस इसका आंसर क्या होगा? 30। तो आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम बचेगा। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिनोमियल क्या आ गया भाई? बोलता है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पहला तरीका जो ज्यादातर बच्चों को पसंद है, अल्फा अलग निकालते हैं बीटा अलग निकालते हैं, लेकिन हमें पूछा क्या है सर? पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या करें सर? तो भाई जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है तब अपने को पहले से पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलता है जब हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अच्छा इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2ab एक्स्ट्रा है तो उस 2ab को क्या कर देते हैं? माइनस कर दो। अच्छा ओवरलैप हो रहा है, इसमें से माइनस कर देते 2 अल्फा बीटा। कर दे क्या? बिल्कुल सर। अगर ऐसा कर देते हो तो ये आ जाएगा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा क्या इक्वेशन से? माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस माइनस 7 अपॉन 2। ये तो अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा बीटा कितना है सर? अल्फा बीटा है 3 अपॉन 2। यहां पुट करो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, मतलब 49 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू 3/2 मतलब 6/2, या इसको और ऐसे लिख सकता हूं क्या? 12/4 लिख दो तो ये बन जाएगा। जल्दी देखो है क्या? ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, बी वाला ऑप्शन। कौन सा वाला है? बी वाला। बेटा अगर आप निकालने बैठते तो मेरे को नहीं पता, लेकिन क्या पता लंबा हो जाता, तो ऐसे कर लेंगे एग्जाम में। जल्दी देखो, अगले पे मूव करते हैं। A pair of equation x equal to a and y equal to b, x equal to a कैसी लाइन होगी सर? ऐसी होगी, x equal to a। सर x y equal to b कैसी होगी? तो सर ऐसी होगी। ये है y equal to b, कहां का इंटरसेक्ट करेगी? देखो इस पॉइंट का ये वाला कौन सा है? x बराबर a, y बराबर b, कहां इंटरसेक्ट करती है? सर ये पैरेलल है क्या? पैरेलल तो नहीं है, इंटरसेक्ट करती है, बिल्कुल करती है। इंटरसेक्ट कहां करती है? बी ए पे करती है क्या? नहीं सर, ए बी पे करती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो कितना आसान है बेटा, यहां आसान लग रहा है, इसको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। पीवाईक्यू में आया हुआ है। कंसेप्ट क्या है? ग्राफिकल कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? ग्राफिकल कंसेप्ट है।
आगे मूव करें क्या? चलो आगे देखो, लगाओ भाई क्वेश्चन लगाओ। सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। क्या बोल रहा है कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर है पॉलिनोमियल के लिए। तो एक काम करता हूं, पहले पॉलिनोमियल लिख दो क्या? सर लिख दो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k, अगर इसके सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। कर दो बराबर, अल्फा प्लस बीटा कितना? माइनस बी अपॉन ए, मतलब -2 अपॉन के इक्वल टू 3k अपॉन के। अरे भाई ये तो बहुत आसान हो गया, के से के खत्म, तो -2 बराबर के। इतना जल्दी हो गया, देखो कैसा लग रहा था और कैसा है, गलत हो क्या? वैल्यू ऑफ के बतानी है, गड़बड़ कर दिए क्या? अल्फा प्लस बीटा कितना है? -2 अपॉन के, सही है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 3k अपॉन के। अच्छा ये 3 रह गया क्या? ये 3 रह गया, यहां पे 3 रह गया, 3 रह गया, तो यहां से आ जाएगा -2 अपॉन 3 इक्वल टू के। कौन सा आंसर हो गया? सर ये हो गया फर्स्ट वाला। लो टाइम वेस्ट हो गया इसमें तो थोड़ा सा, जल्दी 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 देखो, ये कंसेप्ट समझ में आएगा। ध्यान से देखते क्वेश्चन। One of the equation dependent equation is this, then the second equation is this. One equation of pair of dependent equation is this, then the second equation can be चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। If one root of the equation this be the reciprocal of the other, then find the value of lambda. एक रूट दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है? 1 अपॉन अल्फा। एक अल्फा है तो दूसरा क्या है? 1 अपॉन अल्फा। भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो दोनों का प्रोडक्ट ही करो, खत्म हो जाएंगे। ताकि अरे इसको मान लो आप पहला रूट और इसको मान लो आप दूसरा रूट, दोनों रूट का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? सर रूट्स का मल्टीप्लीकेशन होता है सी अपॉन ए, होता है क्या? तो सी अपॉन ए क्या आ रहा है इक्वेशन से? लेमडा -4 अपॉन 2, वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा से अल्फा खत्म, 1 के बराबर। तो 2 इक्वल टू लेमडा -4, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 6। आसान सा क्वेश्चन है, लेमडा की वैल्यू 6 डालो, जल्दी आगे बढ़ो। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड से पूछा है, एंड वाला कंसेप्ट नहीं बताया था ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है वाला। सीरीज क्या है अपनी? -11 -8 चलता जा रहा है और कहां तक चल रहा है? तो सिर्फ 49 तक चल रहा है। कहां तक चल रहा है? 49 तक चल रहा है। अच्छा एक काम करो, या तो दो तरीके, या तो रिवर्स ऑर्डर में एपी लिख दो तो डी बदल जाएगा, या फिर आपको एक तरीका बताया था, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड है तो फ्रंट से कितना हो जाएगा? फ्रंट से कितना हो जाएगा? सर फ्रंट से होता है टोटल टर्म्स -4 + 1, तो लेकिन टोटल टर्म्स तो नहीं दे रखे, तो टोटल टर्म्स निकाले क्या? नहीं भाई टाइम वेस्ट होगा, एक काम करते सीरीज को ही उल्टी कर देते। तो डी क्या है पहले चेक करो, अगर सीधा जाते तो डी आता है +3 और उल्टा जाएंगे तो क्या आएगा? -3, मतलब 49 फिर 46 फिर 43 फिर एक और बताओ चौथा। सर 40, तो 40 डायरेक्ट आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। तो ज्यादा फॉर्मूला लगाने की भी इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, ए वाला कर दो। कौन सा ऑप्शन है इसका? ए वाला है सर। जल्दी बढ़ो आगे। The perimeter of two similar triangles are these and this respectively. If one side of first triangle is this and corresponding side of other triangle is, भाई साहब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला है कि अब हम ये एक्सरसाइज से देंगे नहीं, लेकिन एमसीक्यू तो कहीं से भी आ रहे है ना। तो इसके लिए एक बात समझना, आपको ये तो बताया गया है सिमिलर ट्राइंगल में कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। तो याद रखना रेशियो ऑफ साइड जो होता है
वो बराबर होता है रेशियो ऑफ पेरीमीटर के। किसके? मतलब पेरीमीटर का रेशियो भी सेम आएगा, लेकिन रेशियो ऑफ साइड, इसका अगर स्क्वायर करोगे, जो भी रेशियो साइड्स का दे रखा है उसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाता है रेशियो ऑफ एरिया। क्या आ जाता है? रेशियो ऑफ एरिया। क्योंकि भाई यहां तो गर्वित सर ने पेरीमीटर कराया और वहां एग्जाम में एरिया आ गया, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो रेशियो से ये चीजें क्या हट गई, तो आप इसको भी थोड़ा सा अच्छे से पोज करो, लिख दो इसको भी, समझ लो इसको। अभी तो इसका तो कोई काम नहीं, इसका काम है, इसको यूज करते हैं। अब वो बोल रहा है रेशियो ऑफ साइड्स, तो एक साइड तो दे रखी है 12 और करस्पॉन्डिंग आपसे पूछिए रेशियो ऑफ पेरीमीटर कितना दे रखा है। सर दे रखा है 42 और 35, 42 और 35 कर दो, इधर उधर फेंक दे क्या, तो 12 इंटू 35 अपॉन 42 इक्वल 2x। 7 6 42, 7 5 35, अच्छा कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 60 अपॉन 7, देखो कितना आ रहा है सर, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई ए, कितना आएगा ये, ऑप्शन है क्या? गड़बड़ कर दी क्या कहीं? जल्दी चेक करो। से पेरीमीटर से 42 और 35 सही लिखा है। फर्स्ट ट्रायंगल 12 है, दूसरे ट्रायंगल की साइड निकालनी है, 12 अपॉन एक्स 42 7, अच्छा भाई यहाँ 6, ये 6 है ना, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक, तो 6 2 12, तो ये आ जाएगा 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। 10 लगा दो, ऑप्शन डी लगा दो, ऑप्शन डी लगाओ, जल्दी लगाओ। कंसेप्ट समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया सर, आगे मूव करो। पानी पी ले क्या? बिल्कुल सर पी लो। बढ़े आगे, चलो भाई जल्दी देखो आगे। E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। तो ट्रायंगल PQR ये रहा, ये सर ट्रायंगल PQR, लो भाई PQR देखो। इफ EF, अच्छा E और F पॉइंट्स दे रखे साइड पे, PQ पे दे रखा EF, मतलब ऐसा कुछ है EF। अच्छा ये भी दे रखा है कि EF किसके पैरेलल है? QR। अरे भाई ये क्या पहले कर चुके क्या अभी? हाँ जी, थेल्स थ्योरम आ गई है क्या? बिल्कुल आ गई है। PE दे रखा है 4 और QE दे रखा है 3, ये दे रखा है 4, अच्छा एक और दे रखा है EF दे रखा है 4, EF दे रखा है 4 और पूछा है QR। तो देखो थेल्स थ्योरम तो लग ही सकती है, अदरवाइज इस वैसे इसमें किसका कंसेप्ट काम आ रहा है? सिमिलर ट्रायंगल का। कैसे? तो देखो बड़ा वाला ट्रायंगल और ये ऊपर वाला छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों क्या है? सिमिलर है। सर नहीं आया समझ में? देखो एंगल है दोनों में कॉमन, कॉमन, और ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग एंगल, लाइंस पैरेलल है, ये भी करस्पॉन्डिंग, तो ए या ट्रिपल ए से क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो साइड्स के रेशियो कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। तो बड़े वाले की ये वाली साइड कितनी है? 3, बड़े वाले की साइड है 4 + 3 मतलब 7 अपॉन छोटे वाले की साइड कितनी है? 4। इधर बड़े वाले की साइड अपने को फाइंड करनी है और छोटे वाले की कितनी है? 4। 4 से 4 खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। जल्दी देखो कौन सा ऑप्शन है? सर सी वाला आ गया। बात समझ में आ रही है क्या? देख लो, आगे मूव करेंगे। If two tangents inclined at angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 5 cm from an external point, एक ही पॉइंट है। देखो बार बार क्वेश्चन घूम फिर के ही आएगा, कंसेप्ट अभी रिपीट होने लग गए। मैं आपको कहा था ना मैं 100 MCQ कराऊंगा, तो 100 में से कंसेप्ट रिपीट हो रहे, बार बार रिपीट हो रहे। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ये कर लिए, बोलता है 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये बीच का एंगल कितना? 60 डिग्री, और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर आ गया। देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछी है आपसे, क्या पूछी है? लेंथ ऑफ टेंजेंट
अच्छा भाई, जब अपन ने थ्योरम्स पढ़ी थी तो इस पूरा एंगल 60 है, तो इतना सा एंगल कितना सर 30 डिग्री। 30 डिग्री है क्या? 90 कहां बनता है सर? यहां बनता है। बेस दे रखा है क्या? दे रखा है। हाइपोटेनियस पूछा है आपको? नहीं सर, बेस दे रखा है, हाइट पूछिए। एंगल दे रखा है, दे रखा है क्या? अच्छा 30 के रेस्पेक्ट में हाइट कौन? ये। बेस कौन? ये। ट्रिग्नो लगा दे क्या? tan 30 इक्वल टू 5 अपॉन टेंजेंट की लेंथ t लिख देता हूं। tan 30 होता है 1/√3, तो t आ गया 5√3। देखो कहां ऑप्शन दिख रहा है, जल्दी देखो। सर पहला ऑप्शन है क्या? नहीं सर, उसमें तो अपॉन 2 है। दूसरा गड़बड़ तो नहीं की क्या? बिल्कुल सही कर रहे हैं अपन। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन। जल्दी टिक करो, आगे बढ़ेंगे। देखो देखो देखो, टेन वाला आ गया बेटा। यहां नहीं यूज कर पाओगे आप, क्योंकि यहां थीटा की वैल्यू नहीं, आता स्पेसिफिक टेन की वैल्यू दे रखी है। बोला है टेन ए की वैल्यू है 3/4। टेन ए कितना है? 3/4। और पूछता है 4 साइन ए माइनस, मैं लिख देता हूं 4 साइन ए माइनस 2 cos ए अपॉन 4 साइन ए प्लस 2 cos ए। ऐसा बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, है ना। पहले बच्चे तो ऐसे जो यहां से ट्रायंगल बनाते हैं, एक एक की वैल्यू निकालते और पुट करते हैं, आएगा आंसर दो। लेकिन इतना लंबा है नहीं, हमें 10 में दे रखा है ना, तो इन सबको 10 में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे सर? कोस ऊपर से भी कॉमन लो, नीचे से भी कॉमन लो, तो कोस अपॉन कोस तो खत्म हो जाएगा। बनेगा क्या वो समझो। यहां बन जाएगा 4 tan a माइनस 2, यहां बन जाएगा 4 tan a प्लस 2। बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा सर। अच्छा tan a की वैल्यू तो 3/4 है, तो 4 से 4 खत्म, 3 माइनस 2, इधर भी 4 से 4 खत्म, 3 प्लस 2, मतलब 1/5। देखो भाई कौन सा ऑप्शन आ रहा है सर? बी ऑप्शन आ रहा है। जल्दी देखो, अगले पे मूव करते हैं। अगला है 2 sin 2a। 2 sin 2a इक्वल टू √3। तो sin 2a कितना आ जाएगा? तो सर sin 2a आ गया √3/2। तो 2a के बराबर 60 डिग्री, a की वैल्यू 30 डिग्री। क्या पूछा है? ए ही पूछा है, 30 डिग्री लगाओ, डी लगाओ ऑप्शन। आसान था ये, तो कराना ही नहीं चाहिए था बेटा। ये इसलिए समझाया, इसके पीछे कंसेप्ट ये कि आपको वैल्यू याद है या नहीं है, और याद है तो ऐसे देखते ही आप 60 तो नहीं लगा रहे हो कहीं, क्योंकि आपको 2a की वैल्यू नहीं पूछी, a की वैल्यू पूछी। अगला क्वेश्चन है, इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग 20 मीटर टुवर्ड्स अ चिमनी टू इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट टॉप चेंजेस फ्रॉम 30 to 60। ऑब्वियस बात है, मैं अगर चालू हो रहा हूं, अगर मेरी चिमनी दूर है तो मुझे कम देखना पड़ रहा, आसानी से टॉप दिख रहा। अगर मैं उस चिमनी के पास चला जाऊंगा तो मुझे गर्दन पूरी ऊपर करनी पड़ेगी, है ना। विच मीन्स ये एक पर्सन है ए, ये एक चिमनी है ये रही, अभी इसका 30 डिग्री है, थोड़ा सा पास चला गया तो कितना बन गया सर? 60 बन गया। कितना बन गया? 60 बन गया। ऑन वॉकिंग ऑफ 20 मीटर, ये 20 में यहां से यहां तक कितना है सर? 20 मीटर है ये रहा। अच्छा ये तो 90 डिग्री है क्या? बिल्कुल सर 90 डिग्री है। हाइट ऑफ चिमनी आपको पूछी गई है, तो बेटा ये तो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन हो गया। बढ़िया हो गया क्या? बिल्कुल बढ़िया हो गया। लगा दे क्या ट्रिग्नो? जितने राइट एंगल दिख रहे सब में लगा दो। tan 30, tan 30 मतलब डायरेक्ट करूं क्या? डायरेक्ट कर लो सर। tan 30 पहले बड़ा वाला ट्राइंगल है, tan 30 का मतलब 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस, इसको x मान रहा हूं, 20 प्लस x। ठीक है, एक बार लेता हूं छोटा वाला, tan 60 मतलब √3 इक्वल टू h अपॉन x। ठीक है, अपने को हाइट ऑफ चिमनी चाहिए, मतलब x को रिमूव करना है, तो यहां से x को देखो, x क्या आ गया? h/√3। किसमें पुट कर देंगे सर? इसमें पुट कर देंगे। इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये उधर गया 20 प्लस x मतलब 20 प्लस h अपॉन √3 इक्वल टू √3h। एलसीएम लिया तो 20 √3
प्लस एच और रूट 3 को उधर भेज दिया 3h, तो ये बन जाएगा, ये h उधर गया तो 20√3 इक्वल टू 2h 2, तो h की वैल्यू आ गई 10√3। आसान है, 10√3 आ रहा है क्या? बिल्कुल सर आ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन शायद मिसप्रिंट हो गया है क्योंकि हमने तो कहीं पर भी गड़बड़ नहीं की है। प्लस माइनस की गड़बड़ तो नहीं कर दी? ट्वेंटी कहां गया? फर्स्ट वाला ऑप्शन है 20√3, गलत। सेकंड ऑप्शन है 10√3, अच्छा ये ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया, इसका करेक्ट आंसर है 10√3, 10√3। ठीक है, कर लो इसको। अगला देखो, the area of sector of a circle of radius 16 centimeter cut off by an arc of length 18.5 centimeter is, अच्छा भाई, अब वो बोल रहा है कि थीटा नहीं बताएंगे, आपको छुपा के रखा हुआ है। थीटा क्या किया हुआ है? छुपा के रखा हुआ है। लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है 18.5, रेडियस दे रखी है क्या? रेडियस दे रखी है 16। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? A इक्वल टू हाफ LR, लगा दो क्या? लगाओ। A कितना? सर A तो पता करना है हमें, हाफ तो हाफ ही होता है, रेडियस 16 दे रखी है, लेंथ 18.5 दे रखी है, आ जाएगा क्या? आगे का आप सोल्व कर लोगे क्या? बिल्कुल कर लोगे। कंसेप्ट क्या है? ये वाला हाफ LR। बढ़े आगे, जल्दी बढ़ो। A hemispherical bowl is made of steel of thickness 1 centimeter। हेमिस्फेरिकल बाउल है ये सर बाउल हो गया हमने ना, इसकी थिकनेस है, लेकिन सर कितनी है? तो सर इसकी जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर की है, इनर रेडियस दे रखी है 5, और पूछा है आपको वॉल्यूम ऑफ स्टील टू बी यूज्ड। अच्छा, क्योंकि अंदर से तो होलो है ना, जो भी मटेरियल है वो 1 सेंटीमीटर का, विच मीन्स इसका जो वॉल्यूम होगा वो निकलेगा 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब, मतलब आउटर रेडियस, माइनस 2/3 पाई स्मॉल r क्यूब, मतलब इनर रेडियस। अच्छा, क्या दे रखा है आपको? तो सर हमको इनर रेडियस दे रखी है 5, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 + 1 6। अच्छा, 2/3 इंटू पाई, अच्छा पाई में तो आंसर है, काटना ही नहीं है। r² माइनस r², मतलब 6² माइनस 5², मतलब कितना हो जाएगा? 36 माइनस 25 10, तो ये हो जाएगा 20 पाई अपॉन 3। देखो आ रहा है क्या? अच्छा, वॉल्यूम पूछा है क्या? तो क्यूब हो जाएगा यहाँ पे भाई साहब, अपन ने वॉल्यूम की जगह स्क्वायर क्यों लगाया? 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब, मतलब 216 माइनस 125 करो सर, 216 माइनस 125, 91 2 जा, देखो बिल्कुल 182 पाई अपॉन 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन आया सर? ये आ गया बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन वैसे ही देखो इस चैप्टर में से आने के चांस क्या एमसीक्यू के कम है, वो इसी वजह से क्योंकि टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है कैलकुलेशन में। अगला देखते हैं, द मीन एंड मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर दीज। करे क्या? आप बताओ, ईमानदारी से बताओ, वापस करना चाहिए क्या? फॉर्मूला याद करवाया क्या? अभी जस्ट याद कराया, करोगे क्या? देख लो क्वेश्चन, पोज कर लो, एक बार सोल्व कर लो इसको। क्या दे रखा है? मीन और मीडियन दे रखा है, मोड पूछा है, फॉर्मूले में लगाओ, आंसर निकालो, जल्दी करो। प्रोबेबिलिटी दैट द लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 50। देखो ये क्वेश्चन मैं करवाना चाह रहा था और आ भी गया। अगर नॉर्मल साल है तो 365 डेज है, कितने? 365 डेज।
और हमें अच्छे से पता है कि सर साल के स्टार्टिंग के 364 डेज जो है ना, वो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो भी लड़ाई है वो इस एक दिन की, तो अब इस एक दिन में या तो रविवार आएगा, सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा, ऐसा कोई भी डे आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी रहती है 1/7। कितनी रहती है? 1/7। लेकिन अब लीप ईयर है। कैसा ईयर है? लीप ईयर। तो इस बार लड़ाई 2 दिन की हो गई। कितने दिन की हो गई? 2 दिन की। मतलब अब यहां पे एक्स्ट्रा 2 दिन है। और हमें यह बोला गया है, अच्छा 2 दिन है तो बच्चा क्या सोचता है पता है? 1/7, 1/7, 2/7। आंसर भी दिख रहा है, लगा देगा और गड़बड़ हो जाएगी। बात समझना, वो बोल रहा है कि जरूरी है कि एक संडे आना चाहिए और एक मंडे आना चाहिए। अच्छा, ऐसा कब हो सकता है? अगर पहला दिन मंडे आ जाएगा तो दूसरा दिन संडे आ सकता है क्या? नहीं। पहला दिन सैटरडे आ गया तो दूसरा संडे आ गया, लेकिन फिर मंडे कहां आया? विच मीन्स अगर संडे और मंडे चाहिए तो इस पहले वाले दिन को क्या होना पड़ेगा? संडे। दूसरे वाले दिन, अरे दूसरे की जरूरत ही नहीं है, इस पहले दिन का ही झगड़ा है, दूसरा ऑटोमेटिक डिसाइडेड है। अगर ये संडे हुआ तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा? मंडे। विच मीन्स इसका आंसर भी क्या आएगा सर? 1/7, क्योंकि एक ही जगह की तो लड़ाई है, दूसरा तो उस जगह पे डिसाइड करेगा। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 1/7। कितना हो जाएगा? 1/7। जल्दी लगाओ। एक और प्रोबेबिलिटी का है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडमली सिलेक्टेड नंबर आउट ऑफ दिस नंबर्स टू बी प्राइम नंबर। अच्छा, टोटल कितने दे रखे हैं सर? टोटल 25 दे रखे। प्राइम नंबर 1 इंक्लूड करूं क्या? नहीं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अच्छा 21 भी लिखूं? 21 नहीं होता भाई। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, विच मीन्स 9/25। कितना आंसर आएगा इसका? 9/25। कम ज्यादा मत कर लेना तुम, आसान क्वेश्चन है लेकिन गिनने ही नहीं आता है हमें। अच्छा, ये दूसरा सेट भी खत्म करेंगे 2 असर्शन रीजन के साथ। देखो भाई, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायामीटर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। बोल रहा है कि सर ये सर्कल है, कोई भी डायामीटर ले लो, चलो ये डायामीटर ले लो इस बार, और इन डायामीटर के एंड से टेंजेंट ड्रॉ किए, क्योंकि टेंजेंट 90 डिग्री होता है तो ऐसा दिखेगा क्या? अब बोल रहा है दोनों पैरेलल होते हैं। सही है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। ये 90 सेम लाइन के साथ बना रहा है, इसका मतलब कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, विच मींस असर्शन तो सही है। अच्छा, क्यों है? क्योंकि दोनों 90 बन रहा है। सेकंड, द टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। बिल्कुल, आर भी सही है और दोनों का आपस में लिंक भी है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला सही है। जल्दी देखो, ये तो आसान वाला छप गया। इसके लिए आपको थ्योरम याद होनी चाहिए, फर्स्ट वाली। अगला देखो, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 क्यूब्स। बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, याद करो, फर्स्ट क्वेश्चन कर पाया था मैंने ये। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 क्यूब्स ऑफ 4 सेंटीमीटर। 2 क्यूब है ये 2 क्यूब जोड़ रहा हूं मैं, इसके पास ही एक क्यूब लगा रहा हूं, ये क्यूब लगा दिया, 2 क्यूब जोड़ रहा हूं। एक की साइज कितनी है? 4, दूसरे की भी कितनी है? 4। तो बेटा इसकी खाली लेंथ क्या हो गई? 8 हो गई। ब्रेथ और हाइट तो अभी भी कितनी है? 4 है ना? इज 160 सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया पूछा है क्या? वॉल्यूम तो पूछा ही नहीं, सरफेस एरिया निकालते हैं। अच्छा, पहले सरफेस एरिया कुछ भी हो, भी देखते हैं। तो एल कितनी हो गई सर? एल हो गई 8। बी कितनी है सर? बी तो 4 ही, और एच भी कितनी है? 4 है। फॉर्मूला लगाओ, 2LB मतलब 32, BH मतलब 16 और HL मतलब 32। 32 32 64, 64 और 16 80, 82 जा 160। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है, 160 आ रहा है। रीजन सुनो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज दिस। सही फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल सही है। तो ए आर दोनों सही है और रीजन भी क्या है? सही है। हो गया क्या? कितने क्वेश्चन कर लिया? 40 क्वेश्चन किए। कितने किए? 40 क्वेश्चन किए। कंसेप्ट देखे और कंसेप्ट से समझ में आया कि क्वेश्चन भले नए टाइप के आ रहे हैं, क्वेश्चन भले ही नई टाइप के आ रहे हैं, लेकिन क्या पीछे का कंसेप्ट समझ में आया? भाई सीबीएसई का फेवरेट के वाला है, मतलब केवल आएगा। सीबीएसई एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देती है, 2-3 क्वेश्चन देगी।
हाँ, एक सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला वो चैप्टर है जिससे डायरेक्ट ज्यादा एमसीक्यू आपको नहीं बन सकते। तो बेटा ज्यादा एमसीक्यूज किससे बनेंगे? दो चैप्टर है, ट्राइंगल्स और सर्कल्स। और अगर इनके बाद आप पूछोगे तो प्रोबेबिलिटी, यहां से तो डेफिनेटली। अच्छा, कौन कौन से कंसेप्ट है वो सारे मैंने इसमें डाल दिए। आप बोलोगे नहीं सर थोड़े से और बताओ। बेटा 100 एमसीक्यू है, कितने? 100। यहां कराने जाऊंगा 4 घंटे की वीडियो बनेगी। कितने घंटे की वीडियो बनेगी? 4 घंटे की। एग्जाम आने वाला है तो एग्जाम से पहले 4 घंटे नहीं वेस्ट करते। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक में पीडीएफ मिलेगी जिसमें 100 एमसीक्यू है। कितने एमसीक्यू है? 100। ये 40 मैंने करा दिए, बाकी की आप 10-20 देखो। 100 नहीं करने अभी अपने को, एमसीक्यू गलत हो जाएंगे थोड़े बहुत चलेगा, लेकिन आप देख के जाना कि कंसेप्ट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। कंसेप्ट कैसे हो रहे हैं? रिपीट। मेरा मेन टारगेट जो था वो ये था कि किस तरीके जल्दी से जल्दी एमसीक्यू करें और क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अपन ने बात कर ली, के वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रूट्स वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ट्रिग्नो वाले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाले क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी करें, है ना। तो एट द एंड ऑफ क्लास मैं आपको ऑल द बेस्ट बोल रहा हूं। एग्जाम से पहले एक वीडियो और डालूंगा मैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गलती कम करें। वो छोटी 5-6 मिनट की वीडियो डालूंगा जो आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है इस वीडियो के थोड़ी देर बाद आपको मिल जाए, और इसको भी मे भी जो प्रीमियर टाइम था उससे थोड़ा 1 घंटा लेट हो जाएगी, तो आप देख लेना, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को ओवर करेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक बार पीडीएफ डाउनलोड कर दो और देख लो आप कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए। क्योंकि देख बेटा नए क्वेश्चन बनेंगे लेकिन इनका भाई बनेगा। हो सकता है जुड़वा भाई नहीं होके थोड़ा दूर का रिश्तेदार हो, लेकिन आएगा यहीं से, कंसेप्ट इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो जिन बच्चों के कोर्स हो चुका है और केवल एमसीक्यू को लेकर चिंता कर रहे हैं, तो भाई ये वीडियो आपके बिल्कुल काम की है। और ऐसे बच्चे जिनके सही नहीं हो रहे, सर तुक्का लग ही नहीं रहा है, बेटा आपके 10 से 15 वाले तो मैंने करा दिए। अगर आप इतना ये वीडियो देख लोगे, पीडीएफ नहीं भी देखोगे ना, तो इस कंसेप्ट से आपके कम से कम 10 से 15 एमसीक्यू सही हो जाएंगे। कितने सही हो जाएंगे? 10 से 15। बेटा 5 तो फिर तुम मेहनत करोगे, पीडीएफ देखोगे तो हो ही जाएंगे। पेपर ऐसे ही थोड़ी लिखा है, पेपर यहीं से आएगा, कुछ सोच समझ के बोला है। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहो आराम से, शांति से, और शॉर्ट्स मत देखा करो, बस खाली पढ़ना है अभी 2 दिन।